814-1720 रविंदर ऑफिस। तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या हुआ आगे राजवीर और इशिका की कहानी में। राजवीर सीधा उनके पर्सनल रूम की ओर जाता है जहां पर इशिका पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो अंदर जाकर इशिका को बगल में बैठ जाता है, तभी वहां पर सिमरन और अयांश भी आ जाते हैं। वो लोग साथ में डिनर करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वापस जाते वक्त राजवीर के चेहरे पर कोई भी प्रकार के भाव नहीं थे। डिनर के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जब वो लोग वहां से जा रहे थे तब वो ब्लैक हेट वाला आदमी उन्हें जाते हुए देख रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। अब वो स्माइल खुशी वाली थी या फिर एविल स्माइल थी, वो कोई नहीं बता सकता था। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए वो चारों आज राजवीर के मेंशन में ही रुकने वाले थे। इशिका रूम की विंडो के पास खड़ी थी और चांद को निहार रही थी। तभी राजवीर उसे पीछे से हक कर लेता है। आज आसमान साफ नहीं था, आसमान में काफी सारे बादल थे, इसीलिए चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। राजवीर चांद को देखते हुए इशिका से कहता है, चांद भी तुम्हारी खूबसूरती देखकर शर्मा गया और बादलों के पीछे छिप गया। इशिका राजवीर की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और वापस से चांद को देखने लगती है। ये इशिका का सबसे पसंदीदा काम था, चांद को घंटों तक निहारना, और इशिका इससे कभी थकती भी नहीं थी। अगली सुबह आज वो लोग वापस से अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने वाले थे। इशिका सुबह अपने ऑफिस जाती है और उसे ऑफिस में आते देखकर हेमांगी भी नोक करके अंदर जाती है। हेमांगी पहले इशिका के लिए कॉफी बनाती है, फिर उससे कहती है, इशू तेरे डैड की रखेल दिव्या आई हुई है। हेमांगी की बात सुनकर इशिका फाइल को जोर से टेबल पर पटकती है और गुस्से में हेमांगी से कहती है, हेमू ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो घटिया आदमी मेरा बाप नहीं है। इशिका को इतने गुस्से में देखकर हेमांगी डर जाती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। इशिका अपने सिर पर हाथ रखकर खुद को क्लैम डाउन करती है और फिर वापस से हेमांगी से कहती है, उसे अंदर भेजो। हेमांगी वे सुनते ही बाहर चली जाती है। उसे पता था कि जब भी इशिका को गुस्सा आता है तो उसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। इशिका का गुस्सा देखकर लग रहा था कि आज दिव्या जी की वोट लगने वाली है और हेमांगी सीधा उनके पास जाती है और उन्हें कहती है, आपको सीईओ मैडम ने बुलाया है। और दिव्या जी को उस दो कोड़ी की इशिका के लिए सीईओ मैडम सुनकर काफी गुस्सा लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और वहां से चली जाती है। वो सीधा ही इशिका के ऑफिस में जाना चाहती थी, लेकिन इशिका के गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो उसके पास जा ही रही थी तो आज उसे छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी के साथ ऐसा घटिया व्यवहार करने की। वही दूसरी और रिया को इशिका उनके एक बिजनेस पार्टनर को बेचने का सोच रही थी। तभी दिव्या जी डोर नॉक किए बिना ही आ जाती है। इशिका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई बिना परमिशन के अंदर आए। इशिका का मूड वैसे भी खराब था और ऊपर से दिव्या जी का बिना नोक किए अंदर आना। इशिका गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां आपस में भींच लेती है, लेकिन वो दिव्या जी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। तभी दिव्या जी उसके सामने किसी औरत की फोटो रखती है। फिर इशिका से कहती है, जानती हो ये औरत कौन है? और इशिका बिना कुछ बोले ही दिव्या जी को देख रही थी। दिव्या जी आगे कहती है, ये औरत तुम्हारी माँ है और खुशी की बात यह है कि ये तुम्हारा बाप नहीं है। और इशिका एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, मैं कैसे मान लूं कि ये मेरी माँ है? वैसे भी जहां तक मुझे पता है वहां तक आप तो मेरी माँ को नहीं जानती हो। ये सुनते ही दिव्या जी का चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन वो अभी भी झूठ बोलना जारी रखती है और इशिका से कहती है, मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ, वैसे तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारी माँ नहीं है? और इशिका कुछ नहीं बोलती और दिव्या जी आगे कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ की ये फोटो मीडिया को दे दूंगी। और इशिका बिना कुछ बोले ही उनका ये ड्रामा देखती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वो अभी उनसे डर रही हो। और दिव्या अपनी शर्तों को रखते हुए आगे कहती, 814-1721 रविंदर ऑफिस। और इशिका कुछ नहीं बोलती और दिव्या जी आगे कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ की ये फोटो मीडिया को दे दूंगी। और इशिका बिना कुछ बोले ही उनका ये ड्रामा देखती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे वो अभी उनसे डर रही हो। और दिव्या अपनी शर्तों को रखते हुए आगे कहती है, मुझे पता है तुमने एंगेजमेंट कर ली है, वो भी काफ़ी अमीर लड़के के साथ। तुम पहले वो एंगेजमेंट कैंसिल करो, फिर रिया को उस अमीर लड़के से मिलवाओ। एंगेजमेंट कैंसिल वाली बात सुनकर इशिका के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इशिका की चुप्पी देखकर दिव्या जी को लगता है कि अब वो इशिका को दबा सकती है और दिव्या फिर वहां से चली जाती है, क्योंकि इशिका के साथ ज़्यादा देर तक अकेला रहना सेफ नहीं था। क्या पता कब इस सिरफिरी लड़की का दिमाग खिसके और सबकी धुलाई कर दे। दिव्या जी के वहां से जाने के बाद इशिका वापस से अपने काम में लग जाने से पहले कुछ सोचती है।
और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स आ जाती है। फिर वो हेमांगी से कहती है, मिस्टर गुप्ता को कॉल करके उनके साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज करो। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है, फिर अपने काम में लग जाती है। वहीं राजवीर भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम ही कर रहा था और उसके लैपटॉप में इशिका के केबिन की लाइव फुटेज चल रही थी। अब राजवीर ये देखना चाहता था कि इशिका इस बार क्या करने वाली है, क्योंकि इस बात उसके होने वाले जीवन साथी की थी, साथ में ये बात उसकी माँ से भी जुड़ी हुई थी। दोपहर के 2 बजे इशिका एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उसके सामने एक आदमी भी बैठा हुआ था। इशिका उस आदमी की ओर देखकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर गुप्ता। और वो आदमी भी बड़े आदर के साथ कहता है, हेलो मिस खन्ना। इशिका इस आदमी की ग्रीटिंग सुनकर सिर हिला देती है, फिर कहती है, मुझे बातों को घूमना पसंद नहीं, तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। इतना बोलकर वो उस आदमी के साथ बातें करती है। करीबन 45 मिनट बात करने के बाद इशिका रेस्टोरेंट से बाहर आती है। वो पार्किंग एरिया में जाती है तो उसे वहां पर कोई जानी पहचानी शक्ल दिख जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि बेथेनी थी। बेथेनी इशिका को देखकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। उनकी ये मीटिंग एक्सीडेंटल मीटिंग थी, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से यहाँ मिलने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए वो दोनों नॉर्मली एक दूसरे के साथ बातें करती है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इट्स अ हैंड। राजवीर अपने ऑफिस में बैठे हुए इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल पर बातें सुनकर राजवीर के फेस पर गुस्सा आ जाता है। राजवीर पहले मीटिंग को फिनिश करता है, फिर तुरंत अपनी कार लेकर चला जाता है। वो ड्राइवर के आने का भी इंतजार नहीं करता और खुद ड्राइव करता है। कुछ देर बाद उसकी कार एक पुराने दिखने वाले खंड के आगे आकर रुकती है। राजवीर कार से निकलकर सीधा अंदर की ओर जाने लगता है। वहां खड़ा गार्ड राजवीर को देखकर उसे अंदर जाने देता है। अंदर जाकर राजवीर के सामने एक आदमी एक लकड़ी की चेयर से बंधा हुआ था। राजवीर गुस्से में उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, बता तुझे किसने उसे मारने के लिए भेजा है। राजवीर के गार्ड कब से उस आदमी को वही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लगा कि ये कुछ चिल्ला चालू गुंडे हैं। लेकिन राजवीर का ऑरा बहुत खतरनाक था, जिसे देखकर वो आदमी एक पल के लिए तो डर जाता है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। राजवीर एक गार्ड को इशारा करता है और वो उस लकड़ी को चेयर से बंधे आदमी के पास जाता है और उसके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून उखाड़ देता है, जिससे उस आदमी की चीख पूरे खंड में गूंजने लगती है। लेकिन वो आदमी भी भीड़ था, वो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। अब राजवीर उसे और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। वो उसे इसी पर मार देना चाहता था, लेकिन उसे अभी भी उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलनी थी, इसीलिए वो उसे सह रहा था। राजवीर एक गार्ड को देखकर कुछ इशारा करता है और फिर वहां से चला जाता है। राजवीर इस वक्त काफी गुस्से में था और उसका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इशिका का प्यार ही ठंडा कर सकता था, इसीलिए वो वहां से सीधा खन्ना ग्रुप को कंपनीज के ऑफिस जाता है। वो कार से उतरकर सीधा इशिका की पर्सनल लिफ्ट में जाता है और फिर वो इशिका के केबिन का डोर नॉक करता है। अंदर से एक काफी खूबसूरत आवाज आती है, कम इन, जिसे सुनकर राजवीर अंदर चला जाता है। इशिका अपने ऑफिस में एंटर हुए उस हैंडसम शख्स को देखती है। इशिका राजवीर को देखकर ही समझ गई थी कि वो गुस्से में है। इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर तुम्हें डोर नॉक करने की जरूरत नहीं है। इशिका के मुंह से ये सुनकर राजवीर को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इशिका को कोई भी इंसान उसके ऑफिस में बिना नॉक किए आते वो पसंद नहीं है। राजवीर आकर सीधा काउच पर बैठ जाता है और बैठकर अपना सिर पीछे काउच की बैक से लगा देता है और अपनी आंखें बंद करके अपने फोरहेड पर अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से मसाज करने लगता है। इशिका अपनी चेयर से उठकर राजवीर के पीछे जाती है और सिर पर से उसका हाथ हटाकर उसका सिर दबाने लगती है। इशिका तो राजवीर की वाइफ बनने से पहले की वाइफ वाली ड्यूटी करने लगती थी। 814-1722 रविंद्र ऑफिस, और बैठकर अपना सिर पीछे काउच की बैक से लगा देता है और अपनी आंखें बंद करके अपने फोरहेड पर अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से मसाज करने लगता है। इशिका अपनी चेयर से उठकर राजवीर के पीछे जाती है और सिर पर से उसका हाथ हटाकर उसका सिर दबाने लगती है। इशिका तो राजवीर की वाइफ बनने से पहले की वाइफ वाली ड्यूटी करने लगती थी। राजवीर इशिका का हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर लाता है और उसे अपनी गोद में बिठा देता है। फिर इशिका को हग करके कहता है, तुम्हारा एक हग ही मेरे अंदर के तूफान को शांत करने के लिए काफ़ी है। और इशिका भी मुस्कुराकर उसे हग कर लेती है। वही राजवीर इशिका से आगे कहता है, क्या तुम थोड़े दिनों के लिए मेरे मेंशन आ सकती हो। राजवीर की बात सुनकर इशिका उसे असमंजस में देखने लगती है और राजवीर आगे कहता है, और अगर हो सके तो अपना काम भी वहीं से कंटिन्यू करना। इशिका राजवीर की बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन राजवीर, मैंने अभी कुछ दिनों की छुट्टी ली थी, इसीलिए अभी मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम करना मुश्किल है।
राजवीर इशिका को समझाते हुए कहता है, बेबी अगर जरूरी नहीं होता तो मैं कभी तुम पर रोक टोक नहीं करता, और इशिका राजवीर से पूछती है, राजवीर बेबी कुछ हुआ है क्या? इशिका के मुंह से बेबी सुनकर राजवीर को काफी अच्छा लगता है और वो इशिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और इशिका को पेसिनेटल किस करने कहता है। इशिका कुछ सेकंड्स तो ऐसे ही रहती है, फिर वो भी राजवीर के होठों का रस पीने लगती है। राजवीर का एक हाथ इशिका को पीठ पर था और दूसरा उसकी कमर पर। वही इशिका ने अपनी दोनों बाहें राजवीर के गले डाल रखी थी। करीबन 20 मिनट बाद उनकी किस तब टूटती है। राजवीर का फोन बजता है। वो कॉल अननोन नंबर से आया था। राजवीर कॉल नंबर को एक नज़र देखता है, फिर कॉल को कट कर देता है। राजवीर इशिका की ओर देखकर कहता है, इशू बेबी तुम्हारी जान को खतरा है इसीलिए बोल रहा हूँ। राजवीर की बात सुनकर इशिका कहती है, भला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? इशिका को बात सुनकर राजवीर के फायहेड पर एक सिकन आ जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और गुस्से में वहां से चला जाता है। इशिका उसे जाते हुए देखती है, फिर वापस से अपने काम में लग जाती है। वही राजवीर का ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, इसीलिए वो अपने मेंशन चला जाता है। इस वक्त रात हो चुकी थी और राजवीर अपने मेंशन में बने बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और इशिका अपने ऑफिस में थी। वो ग्लास विंडो से बाहर शहर में हो रही भाग दौड़ को देख रही थी। फिर कुछ सोचकर वो अपनी कार की कीज लेकर वहां से निकल जाती है। इशिका अपनी रेड फरारी राजवीर के मेंशन के आगे आकर रुकती है। वो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। सबसे पहले वो अपना बैग, लैपटॉप बैग रखने राजवीर और उसके शेयर्ड बेडरूम में जाती है। राजवीर रूम में नहीं था। इशिका शॉवर लेती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। आज का दिन वाकई उसके लिए काफी हेक्टिक था। फिर कुछ सोचकर उठती है और जाकर विंडो के पास खड़ी हो चांद को निहारने लगती है। कुछ देर बाद राजवीर रूम में एंटर होता है। अपनी इशिका को देखकर उसके फेस पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो जाकर इशिका को बाहों में भर लेता है। आज आसमान एकदम साफ था और इशिका चांद को देखते हुए राजवीर से कहती है, लगता है आज चांद बेशर्म हो गया है, और राजवीर उसे देखकर हंस देता है। फिर शॉवर लेने बाथरूम में चला जाता है। राजवीर एक कोल्ड शॉवर लेने के बाद रूम में वापस आता है। उसने अभी अपनी कमर के चारों ओर एक ग्रे कलर का तौलिया लपेटा हुआ था। 814-1723 रविंदर ऑफिस। आज आसमान एकदम साफ था और इशिका चांद को देखते हुए राजवीर से कहती है, लगता है आज चांद बेशर्म हो गया है, और राजवीर उसे देखकर हंस देता है। फिर शॉवर लेने बाथरूम में चला जाता है। राजवीर एक कोल्ड शॉवर लेने के बाद रूम में वापस आता है। उसने अभी अपनी कमर के चारों ओर एक ग्रे कलर का तौलिया लपेटा हुआ था। इशिका सो चुकी थी और राजवीर भी उसकी बगल में आकर लेट जाता है। राजवीर इशिका को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर कोई भी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। कुछ देर के राजवीर इशिका को हक करके सो जाता है। अगली सुबह जब इशिका की नींद खुलती है तो वो खुद को राजवीर की बाहों में पाती है। इशिका राजवीर को देखकर बेड से उठ जाती है और बाथरूम में जाकर फ्रेशन अप होती है। फिर थर्ड फ्लोर पर बने जिम में चली जाती है। जिम में जाने से पहले उसकी नज़र एक कमरे की ओर जाती है। उसे याद था जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, तब वो गलती से उस रूम की ओर चली गई थी। तब राजवीर ने उसे अंदर जाने से रोक लिया था और इशिका समझ गई थी कि राजवीर नहीं चाहता कि वो उस रूम में एंटर हो। तब इशिका को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तब उसकी लाइफ में राजवीर कपूर की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन अब वो उसका होने वाला पति था, इसलिए इशिका के मन में उस रूम को अंदर से देखने की क्यूरियोसिटी जागती है और वो अपने कदम इस रूम की ओर बढ़ा लेती है। कुछ कदम चलने के बाद वो उस रूम के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है। वो रूम को देखती है, फिर उसे खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। वो उस रूम को खोल पाती उससे पहले ही राजवीर वहां पर आ जाता है। राजवीर इशिका को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इशिका राजवीर की ओर ऐसे देखती है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। इशिका राजवीर की बात का जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही सब कुछ देख रही थी। इशिका की बात सुनकर राजवीर कहता है, शादी के बाद देख लेना। इतना बोलकर राजवीर इशिका को लेकर जिम की ओर जाने लगता है। उससे पहले वो एक नज़र उस रूम को देखता है। इशिका अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और जो आज सुबह हुआ उसके बारे में सोच रही थी। आखिर ऐसा क्या है उस रूम में जो राजवीर मुझे वहां जाने नहीं देता? तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और वो देखती है कि दिव्या जी अंदर आ रही है। आज फिर से ये रखेल बिना नोक किए अंदर आ गई थी, लेकिन इशिका उसे अभी कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए वो अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। दिव्या जी अंदर आकर सीधा इशिका के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और इशिका से पूछती है, क्या तुमने अपने मंगेतर से बात की? और इशिका दिव्या जी से उनकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, कल वो काफ़ी बिजी था इसीलिए हम बात नहीं कर पाए, पर आज मैं उससे बात कर लूँगी।
लेकिन दिव्या, जिनको लगता है कि इशिका सिर्फ डेंगे हाँक रही है, इसीलिए वो इशिका से कहती है, अगर आज तुमने अपने मंगेतर से बात नहीं की तो मैं कल ये पिक्चर्स लीक कर दूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं उनके जाने के बाद इशिका के फेस पर एक शैतानी हंसी स्माइल विद हॉर्न्स आ जाती है। राजवीर अपने ऑफिस बैठे हुए फाइल पढ़ रहा था और अपने लैपटॉप में इशिका की केबिन की लाइव फुटेज देख रहा था। वो भी अब क्यूरियस हो रहा था कि आखिर इशिका क्या करने वाली है। 814-1725 रविंदर ऑफिस। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। वहीं उनके जाने के बाद इशिका के फेस पर एक शैतानी हंसी स्माइल विद हॉर्न्स आ जाती है। राजवीर अपने ऑफिस बैठे हुए फाइल पढ़ रहा था और अपने लैपटॉप में इशिका के केबिन की लाइव फुटेज देख रहा था। वो भी अब क्यूरियस हो रहा था कि आखिर इशिका क्या करने वाली है। लेकिन इशिका के तो अपने ही कुछ प्लान्स थे और वो अपना फोन उठाती है और राजवीर को मैसेज करती है, वांट टू हैव लंच विथ मी। और दूसरी ओर से राजवीर का रिप्लाई आता है, श्योर बेबी गर्ल। और इशिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। दोपहर के समय इशिका के केबिन का डोर नॉक होता है और इशिका अपने लैपटॉप में नजर गड़ाए ही बोलती है, कम इन। इशिका के बोलते ही राजवीर अंदर आता है और देखता है कि इशिका काम कर रही है। वही इशिका राजवीर को देखे बिना ही कहती है, मैंने बोला था ना कि तुम्हें नोक करने की जरूरत नहीं है। राजवीर इशिका की बात सुनकर उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। इशिका राजवीर की बात सुन उससे थोड़ी दूर होती है, फिर उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाकर उससे कहती है, तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल से। और राजवीर इशिका से कहता है, अच्छा बेबी गर्ल, लगता है तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे। और इशिका कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजवीर अपने फेस पर एक नॉटी स्माइल के साथ सकता है, बट मुझे बहुत कुछ चाहिए बेबी गर्ल। और इशिका राजवीर की बात सुनकर उससे दूर होती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। राजवीर की आंखें इस वक्त विजय से भरी हुई थी और इशिका राजवीर से कहती है, बेबी प्लीज। और राजवीर इशिका के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे इंटेंसली किस करने लगता है। राजवीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो नहीं रुकने वाला और इसे इशिका भी फील कर पा रही थी। मेल्स कुछ टाइम तक ही अपनी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कर पाते हैं, मगर हर बार उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, खासकर तब जब उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड का फिगर काफी सेक्सी हो। राजवीर ने काफी टाइम से खुद को रोका हुआ था, लेकिन अब वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। राजवीर इशिका को अपनी बाहों में उठाता है और उसे काउच पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने किस को ब्रेक नहीं किया था। राजवीर का एक हाथ इशिका के वाइट शर्ट के ऊपर से ही उसके बूब्स को प्रेस कर रहा था, तो दूसरा उसकी पीठ के पीछे उसके कर्व्स को सहला रहा था। इशिका भी इस वक्त अपने होश खो बैठी थी और राजवीर को बेतहाशा चूम रही थी। वही ऑफिस के बाहर हेमांगी कब से डोर नॉक कर रही थी, लेकिन अंदर तो इशिका बस राजवीर में ही खोई हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजवीर अब इशिका के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आट कर रहा था और इशिका के मुंह से हल्की हल्की आह निकल रही थी। इशिका का केबिन साउंड प्रूफ था, इसीलिए अंदर की आवाजें बाहर नहीं जा रही थी। 814-1727 रविंदर ऑफिस। लेकिन अंदर तो इशिका बस राजवीर में ही खोई हुई थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजवीर अब इशिका के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर आट कर रहा था और इशिका के मुंह से हल्की हल्की आह निकल रही थी। इशिका का केबिन साउंड प्रूफ था, इसीलिए अंदर की आवाजें बाहर नहीं जा रही थी। अब तक हेमांगी काफी बार डोर नॉक कर चुकी थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आने के कारण वो डोर खोलकर अंदर आ जाती है। अंदर का नजारा देखकर उसके हाथों में पकड़ी हुई फाइल्स नीचे गिर जाती है और वो अपना मुंह खोले ही अपने सामने चल रहा नजारा देखने लगती है। उसके सामने काउच पर लेटी हुई इशिका के शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे और राजवीर उसके ऊपर लेटकर उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। फाइल्स के नीचे गिरने की आवाज सुनकर राजवीर और इशिका एक दूसरे से अलग होते हैं और हेमांगी फाइल उठाकर बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद राजवीर और इशिका दोनों के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। वो दोनों राजवीर के होटल में ही लंच करने का सोचते हैं। दोनों अपने प्राइवेट रूम में जाकर बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही इशिका राजवीर से कहती है, राजवीर मुझे कुछ कहना है। इशिका की बात सुनकर राजवीर समझ जाता है कि इशिका किस बारे में बात करने वाली है, लेकिन वो अनजान बनते हुए कहता है, क्या हुआ है। और इशिका राजवीर की सारी बातें बता देती है। राजवीर को ये सुनकर अच्छा लगा कि इशिका उसके ऊपर ट्रस्ट करती है और तभी उनका लंच भी आ जाता है। लंच करते वक्त दोनों इस बारे में बातें करते हैं, तभी उसके रूम में कोई आता है और वो सामने इशिका और राजवीर को देखकर वापस चला जाता है। उस आदमी ने एक काली हेट पहनी हुई थी। पहले उसे लगा कि राजवीर यहाँ पर अकेला आया होगा, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए अंदर आया था।
लेकिन इशिका को देखकर वो वहां से चला जाता है। इशिका को ये काफी अजीब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो आदमी जाने से पहले कहता है, सॉरी शायद मैं गलत रूम में आ गया हूँ। उतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद इशिका तुरंत राजवीर की ओर देखती है जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। राजवीर इशिका की ओर देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी मुझे वॉशरूम जाना है। इतना बोलकर राजवीर वहां से चला जाता है और इशिका को ये काफी अजीब लगता है, वो ब्लैक हेट वाले आदमी का आना और फिर राजवीर का यूं अचानक वॉशरूम जाना। उसे इन दोनों में कुछ तो लिंक लगा, इसीलिए वो भी खड़ी होकर उनके पीछे चली जाती है प्राइवेट रूम के बाहर लॉबी में। इशिका को राजवीर की आवाज आती है, इशिका अब मुझ पर ट्रस्ट करने लगी है, मैंने उसका ट्रस्ट जीत लिया है। और फिर एक आदमी की आवाज आती है, गुड लेकिन जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक उसे हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इशिका को यह आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। तभी उसे याद आता है कि जो आदमी थोड़ी देर पहले रूम में आया था उसकी आवाज भी बिल्कुल ऐसे ही थी, मतलब कि वो गलत नहीं थी। वो आदमी और राजवीर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन राजवीर का क्या मतलब था कि इशिका का ट्रस्ट उसने जीत लिया है? क्या राजवीर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? तभी उसे अपनी और किसी के कदम आते हुए महसूस होते हैं और वो वापस से रूम में चली जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। पूरे लंच के दौरान ना तो राजवीर कुछ बोलता है और ना ही इशिका कुछ बोलती है। इशिका खुद से ही अपने मन में कहती है, मुझे धोखा देने की कोशिश करके तुमने अच्छा नहीं किया राजवीर कपूर, अब इसके अंजाम के लिए रेडी रहना। तभी गलती से राजवीर अपनी जीभ को काट लेता है। फिर इशिका की ओर देखकर कहता है, क्या तुम मुझे कोस रही हो? और इशिका असमंजस में उसकी ओर देखती है और राजवीर कहता है, मैंने अपनी जीभ काट ली और तुम्हारी माँ कहती थी जब हमें कोई कोसता है तो ऐसे होता है। राजवीर की ऐसे बचकानी बातें सुनकर इशिका उसकी ओर देखती है, फिर वापस से अपना खाना खाने लगती है। लंच के बाद राजवीर इशिका को उसके ऑफिस छोड़ता है। इशिका बिना कुछ बोले ही बाहर चली जाती है। उसने ना तो राजवीर को बाय बोला और ना ही उसे कोई किस दी और राजवीर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ कस जाती है। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करके सीट के पीछे की और अपना सिर टिका लेता है। 814-1727 रविंद्र ऑफिस। इशिका बिना कुछ बोले ही बाहर चली जाती है। उसने ना तो राजवीर को बाय बोला और ना ही उसे कोई किस दी और राजवीर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ कस जाती है। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करके सीट के पीछे की और अपना सिर टिका लेता है। वही इशिका भी अपने केबिन में अपनी चेयर पर एक एरोगेंट क्वीन की तरह बैठी हुई थी। उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा रखा था और एक हाथ नॉर्मली चेयर ले हैंड पर था और दूसरा को हनी से बैंड किया हुआ था और उस हाथ की फिंगर्स पर उसके फेस की चीन थी। इशिका इस वक्त यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ उसे समय रहते राजवीर की सच्चाई पता चल गई और उसने अपने सारे राजवीर के से नहीं खोले। इशिका की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। इशिका को धोखा और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत थी और इशिका अपने आगे के प्लान्स बना रही थी। वही राजवीर भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था और इशिका को ऐसे बैठे हुए देख रहा था। इशिका को आंखों में गुस्सा देखकर उसे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वही इशिका अपना फोन उठाती है और ऑफिस में बने हुए लाउंज में चली जाती है। वो वहां पर जाकर किसी को कॉल करती है। महज 2 या 3 रिंग बजने के बाद ही दूसरी ओर से कॉल पिकअप हो जाता है। इशिका अपनी कॉल वॉइस में कहती है, कुछ पता चला? तो दूसरी ओर से आवाज आती है, नहीं मैम हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इशिका इतना सुनकर कॉल कट कर देती है, फिर अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करती है और उसने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अपने फ़ोन में उस ऐप को ओपन करके वो बैक कैमरा ऑन करती है, फिर ऐसे ही फ़ोन चलाने का ड्रामा करते हुए अपनी चेयर को 360 डिग्री रोटेट करती है। तभी जिस और राजवीर में कैमरा लगाया हुआ था उस और जैसे ही फ़ोन का कैमरा जाता है तो उसमें से अलर्ट का साइन आने लगता है। ये एक ऐसी ऐप थी जो किसी भी हिडन कैमरे को ढूंढ सकती थी। इशिका को इस बात पर तब डाउट गया था जब 1-2 बार राजवीर उसके बिना बुलाए ही उसकी हेल्प करने आ गया था और इशिका ने हेमांगी को भी इस बारे में पता करने को कहा था, लेकिन हेमांगी को कुछ नहीं मिला था। राजवीर भी ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन नहीं बना था, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था और उसने कैमरा भी इतने स्मार्टली लगाया था कि कोई उसे देख ना पाए। लेकिन इशिका भी कम नहीं थी, आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी को संभालना कोई छोटी बात नहीं थी और अब इशिका को ये पता चल गया था कि राजवीर ने कैमरा कहाँ पर छुपाया था, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है कि कुछ हुआ ही ना हो और फिर वो नेचुरली जैसे ही एस यूजुअल रहती है वैसे ही अपना काम करने लगती है। वही राजवीर को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन क्या अजीब था वो उसे पता नहीं चला। शाम को आज इशिका का राजवीर के घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो राजवीर को अपनी चाल की भनक नहीं लगने देना चाहती थी।
इसीलिए वो ना चाहते हुए भी राजवीर के मेंशन चली जाती है। वही राजवीर भी इशिका के पहुंचने के कुछ टाइम बाद ही घर आ जाता है। वो दोनों फ्रेश होकर साथ में डिनर करते हैं। इशिका ने अभी तक राजवीर से एक वर्ड भी नहीं कहा था और राजवीर को ये बात खल रही थी। डिनर होने के बाद इशिका रूम में जाकर काउच पर बैठ जाती है और अपने लैपटॉप में अपना ऑफिस का काम करने लगती है। राजवीर उसे देखता है, फिर वो भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप लेकर उसमें मेल्स चेक करने लगता है। करीबन 2-3 घंटे बाद राजवीर अपना लैपटॉप बंद करता है। तभी उसकी नज़र साइड में बैठी हुई इशिका पर जाती है, जो अभी भी काम कर रही थी। राजवीर उसे देखकर कहता है, अब सो जाओ, बाकी का काम कल कर लेना। इशिका बिना उसकी ओर देख ही कहती है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। और राजवीर इशिका की बात सुनकर जाकर बेड पर लेट जाता है। इशिका करीबन 15 से 20 मिनट काम करती है, फिर अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख देती है और खड़ी होकर खिड़की के पास चली जाती है और चांद को निहारने लगती है। रोज रात को चांद को निहारना अब इशिका को आदत सी हो गई थी। चांद को देखकर इशिका को एक अलग तरह का सुकून मिलता था। ये मैंने पर्सनली भी फील किया है। जब भी मेरा मूड खराब होता है या फिर मैं थक जाती हूँ, तब मैं टेरेस पर जाकर चांद को निहारती हूँ। सच में एक अलग ही सुकून मिलता है। वही राजवीर अभी भी जाग रहा था और इशिका को देख रहा था। इशिका जैसे ही पीछे की ओर मुड़ती है, वैसे ही राजवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने का नाटक करने लगता है। वही इशिका वापस से काउच पर जाकर लेट जाती है। राजवीर को अब कन्फर्म हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो उठकर इशिका के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर है बेड पर ले जाकर पटक देता है। इशिका को अभी तक नींद नहीं आई थी, इसीलिए राजवीर की इस हरकत पर तुरंत उसकी आंखें खुल जाती है। 814-1728 रविंद्र ऑफिस और सोने का नाटक करने लगता है। वहीं इशिका वापस से काउच पर जाकर लेट जाती है। राजवीर को अब कन्फर्म हो गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो उठकर इशिका के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर है बेड पर ले जाकर पटक देता है। इशिका को अभी तक नींद नहीं आई थी, इसलिए राजवीर की इस हरकत पर तुरंत उसकी आंखें खुल जाती है। राजवीर इशिका को बेड पर पटक कर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? इशिका अनजान बनते हुए कहती है, क्या हुआ है मुझे? और राजवीर इशिका को देखते हुए कहता है, कम ऑन, आई एम नॉट स्टूपिड, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझे लंच के बाद से इग्नोर कर रही हो। इशिका राजवीर की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इशिका की बात सुनकर राजवीर अपने फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान लाता है, फिर अपने चेहरे को इशिका के चेहरे के और भी ज्यादा करीब करते हुए कहता है, प्रूव विद बेबी गर्ल। और इशिका उसकी ओर असमंजस में देखने लगती है। राजवीर आगे कहता है, किस मी बेबी गर्ल। और इशिका के चेहरे पर एक शिकन आ जाती है और वो राजवीर को खुद के ऊपर से धक्का देती है, जिससे राजवीर बेड के दूसरे सिरे पर गिर जाता है। फिर इशिका बेड पर से उठ जाती है और अपना बैग लेती है, उसमें अपने कपड़े और दूसरा सामान रखकर रूम में से बाहर की ओर चलने लगती है। राजवीर उसे अपने कपड़े पैक करते देखकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे कहाँ पर जा रही हो? और इशिका उसकी ओर डिस्गस्टिंग वे में देखती है और बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगती है। अब पानी राजवीर के सिर से ऊपर जा चुका था। राजवीर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे इग्नोर करे, खास करके उसका प्यार, उसकी इशिका उसे इग्नोर करे, ये राजवीर को बर्दाश्त नहीं था। वो गुस्से में इशिका का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ से बैग छीनकर उसे बेड पर धकेल देता है। वही इशिका ने राजवीर के इस मूव के बारे में नहीं सोचा था। वो बैलेंस नहीं बना पाती और बेड पर गिर जाती है। राजवीर भी उसके गिरते ही उसके ऊपर आ जाता है। इशिका राजवीर को देखकर कहती है, ये क्या हरकत है? और राजवीर इशिका को बात का बिना जवाब दिए ही उसके गले पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। इशिका को राजवीर का खुद को ऐसे चूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो अपना अपना मुंह फेर लेती है, लेकिन राजवीर को तो बस गुस्सा आ रहा था और इशिका अपना मुंह फेरे बस ऐसे ही लेटी हुई थी। राजवीर उसके गले को किस करने के बाद उसके होठों को करने लगता है। कुछ देर तक किस करने के बाद इशिका भी राजवीर के किस का जवाब देने लगती है, क्योंकि अनजाने में ही वो राजवीर को क्लू दे रही थी कि उसे राजवीर को सच्चाई पता चल चुकी है और वो भी राजवीर को वापस से किस करने लगती है। कुछ देर तक ऐसे ही किस करने के बाद इशिका राजवीर को बेड पर दूसरी ओर धक्का दे देती है, फिर खुद उसके ऊपर आ जाती है और नीचे झुककर राजवीर को चूमने लगती है। राजवीर को इशिका का बर्ताव आज काफी अजीब लग रहा था। थोड़ी देर पहले वो उससे दूर भाग रही थी और अब खुद उसके करीब आ रही थी। इशिका और राजवीर के होठों एक दूसरे से रिथमेटिकल एक दूसरे को पैशनेटली चूम रहे थे। किस करते हुए ही राजवीर इशिका का टॉप को निकल देता है और उसे खुद के नीचे कर देता है, फिर धीरे धीरे उसके होठों को छोड़कर उसके चेहरे के दूसरे पार्ट्स को चूमने लगता है।
इशिका की बंद आंखों को चूमने के बाद राजवीर इशिका के गले को चूमने लगता है। उसका एक हाथ इशिका की बॉडी में यहाँ वहाँ घूम रहा था, वही दूसरा हाथ इशिका की पीठ पर उसके कर्व्स को सहला रहा था और इशिका अपने दोनों हाथों से राजवीर के सिर को पीछे से पकड़ लेती है। 814-1729 रविंद्र ऑफिस। इशिका की बंद आंखों को चूमने के बाद राजवीर इशिका के गले को चूमने लगता है। राजवीर का एक हाथ इशिका की पूरी बॉडी में यहाँ वहाँ घूर रहा था, वही दूसरा हाथ इशिका की पीठ पर उसके कर्व्स को सहला रहा था और इशिका अपने दोनों हाथों से राजवीर के सिर को पीछे से पकड़ लेती है। राजवीर बेतहाशा इशिका को चूम रहा था और इशिका भी अब राजवीर में खोने लगी थी। राजवीर इशिका के कंधों से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगता है। इशिका अपनी आंखें बंद किए हुए ही राजवीर से कहती है, प्लीज राजवीर डोंट डू दिस। राजवीर को अब खुद को रोक पाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी कैसे भी करके खुद को कंट्रोल करता है और इशिका के ऊपर से उठ जाता है। फिर इशिका से कहता है, दिस इज लास्ट टाइम व्हेन आई एम लीविंग योर, नेक्स्ट टाइम आई वोंट कंट्रोल माई सेल्फ। इशिका राजवीर की बात सुनकर उसे अपनी पप्पी आईज से देखने लगती है और खुद से ही कहती है, दिस इज लास्ट टाइम, जब मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आई वोंट शो एनी मर्सी। फिर उठकर बाथरूम में चली जाती है और एक ठंडा शॉवर लेती है। वही राजवीर भी उठकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में एंटर होते ही राजवीर जोर से दरवाजा बंद करता है और फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। बिल्कुल किसी किंग की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाता है और चेयर की हैंड पर अपना हाथ रखकर सोचने लगता है। आज जो कुछ भी हुआ उस सब का फ्लैशबैक उसके माइंड में चलने लगता है। राजवीर खुद से ही कहता है, कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या। वही इशिका भी शॉवर के नीचे खड़ी थी, उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और आज जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में सोचने लगती है। इशिका अचानक से अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है और जाकर सीधा बेड पर लेट जाती है। वही राजवीर भी पूरी रात रूम में नहीं आता, वो स्टडी रूम में ही सो जाता है। अगली सुबह इशिका फ्रेश हो चुकी थी। इशिका राजवीर के रूम में से निकलकर थर्ड फ्लोर पर बने जिम में जाती है। जाते वक्त उसकी नज़र इस मिस्टीरियस रूम पर भी जाती है और इशिका उस रूम को एक नज़र देखकर जिम के अंदर चली जाती है। जब राजवीर जिम में आता है तो इशिका ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। राजवीर इशिका को पीछे से पकड़ लेता है और उसे ट्रेडमिल पर से नीचे उतार लेता है। वही इशिका को बिना पीछे मुड़े ही पता चल गया था कि ये राजवीर ही है। राजवीर पीछे से ही इशिका के कान में कहता है, सॉरी बेबी, आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ लास्ट नाइट। और इशिका कुछ नहीं बोलती, वो अभी भी राजवीर से नाराज ही थी, इसीलिए वो राजवीर से कुछ नहीं कहती। अगर इशिका की जगह कोई और लड़की होती तो राजवीर उसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर मना लेता, लेकिन इशिका खुद एक इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ थी, उसे राजवीर के महंगे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात राजवीर को भी पता थी। वो बिना कुछ बोले ही पीछे से इशिका के गले में एक चैन पहना देता है। वो प्लेटिनम का सिंपल एक पतला सा चैन था और उसके आगे आर और आई लिखा हुआ था और दोनों लेटर्स के बीच में एक और था। इशिका एक चैन देखकर राजवीर को देखने लगती है और उससे पूछती है, तुम्हें ये कैसे मिला। और राजवीर इशिका के सवाल पर सवाल पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये चैन याद है। और इशिका कहती है, मुझे ज़्यादा कुछ याद तो नहीं, कुछ चीज़ें याद है। और राजवीर कहता है, अच्छा, क्या तुम अभी भी नाराज हो। और इशिका जो अभी तक राजवीर की ओर पीठ करके खड़ी हुई थी वो आगे की ओर मुड़ जाती है और राजवीर को कसकर गले लगा लेती है। ये राजवीर पता नहीं क्या है, कभी कभी लगता है कि ये मेरे खिलाफ है और कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में मेरा अपना सिर्फ यही है। इशिका इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन में थी। वो राजवीर से थोड़ी दूर होती है। इशिका की दोनों बाहें राजवीर के कंधों पर ही थी और वो राजवीर से कहती है, राजवीर, आई नीड सम टाइम। और राजवीर इशिका को और देखते हुए कहता है, बेबी बट आई कांट लिव विदाउट यू। और इशिका राजवीर से कहती है, ओके, लेकिन चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और राजवीर इशिका की ओर असमंजस में देखते हुए कहता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट। इशिका राजवीर के कानों में कहती है, आज मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बोलकर इशिका वहां से चली जाती है। 814-1730 रविंद्र ऑफिस। ओके, लेकिन चलो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और राजवीर इशिका की ओर असमंजस में देखते हुए कहता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट। इशिका राजवीर के कानों में कहती है, आज मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बोलकर इशिका वहां से चली जाती है। दोपहर के करीबन 3 बजे इशिका अपने केबिन में काम कर रही थी, तभी केबिन का डोर नॉक होता है और इशिका अंदर से कम इन कहती है। इशिका की आवाज़ आते ही राजवीर अंदर चला जाता है। इशिका राजवीर को देखकर कहती है, आ गए। और फिर चेयर की ओर इशारा करके कहती है, बैठो।
और राजवीर चेयर की जगह काउच पर बैठ जाता है और इशिका भी अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और जाकर राजवीर के पास बैठ जाती है और सामने पड़ी कॉफी पर एक ब्लैक कलर की फाइल रखी हुई थी, उसे ओपन करती है। राजवीर एक नज़र इशिका को देखता है और फिर टेबल पर से फाइल उठाकर अपने हाथ में ले लेता है और उसे देखने लगता है। इशिका राजवीर को फाइल पढ़ते देख कहती है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुम कभी भी मुझे चीट करोगे या फिर धोखा दोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी कंपनी के 60% शेयर मेरे नाम कर दोगे तुम। राजवीर एक बार पेपर पढ़कर बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए ही सीधे साइन कर देता है। राजवीर को ऐसे साइन करते देख इशिका उसकी ओर देखने लगती है और राजवीर खुद को किसे देखता पाकर उसकी ओर देखता है और इशिका कहती है, क्या तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? उद्धरण चिन्ह। और राजवीर कहता है, मैं श्योर हूं कि मैं शादी तो तुम्हारे साथ ही करूंगा चाहे जो हो जाए। और इशिका राजवीर को देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं, वही राजवीर भी उसे देख रहा था। इशिका फिर खड़ी हो जाती है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है लेकिन वो राजवीर से कुछ कहती नहीं है और राजवीर भी बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। राजवीर के जाने के कुछ बाद ही हेमांगी इशिका के केबिन का डोर नॉक करती है और इशिका की परमिशन मिलते ही वो अंदर आ जाती है और हेमांगी इशिका से कहती है, आपने हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने को बोला था ना? और इशिका हेमांगी की ओर देखकर उसकी बातें सुनने लगती है और हेमांगी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, इस फाइल में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे इन्वेस्टर्स की डिटेल्स है। फिर इशिका उस फाइल को उठाकर देखने लगती है, उसे सब डिटेल्स में से सिर्फ एक ही पसंद अपने प्रोजेक्ट के लिए सही लगा और फिर वो उसके राजवीर के साथ चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में हेमांगी से सब कुछ पूछती है और हेमांगी कहती है, मिस्टर कपूर के साथ हमारा कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है और अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में भी मिस्टर कपूर के साथ ही कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इशिका हेमांगी की बात सुनकर कहती है, मुझे पता है लेकिन शायद हमें इस बार किसी और के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, इससे हमें और भी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं। हेमांगी इशिका की बात सुनकर कुछ नहीं कहती क्योंकि इशिका का स्टाइल सबसे अलग ही था, वो हमेशा से दूसरों से अलग सोचती है। अगर हेमांगी इशिका की तरह सोच पाती तो वो आज इशिका की जगह होती। फिर वो वहां से बाहर चली जाती है। इशिका अपनी चेयर पर बैठकर सब कुछ सोचने लगती है। उसे पहले लगा था कि राजवीर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन अगर वो उसे धोखा ही दे रहा है तो उसने आज उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही क्यों किया? ये राजवीर कपूर इशिका को पागल बनाकर ही मारने वाला था। तभी इशिका वो ब्लैक हेट वाला आदमी याद आता है जिससे राजवीर बात कर रहा था। आखिर वो आदमी कौन है? क्या वो राजवीर को मुझसे दूर करने की सोच रहा है? और राजवीर उसे कैसे जानता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मैं तो उससे कभी मिली ही नहीं हूँ। ये सब बातें इशिका के दिमाग में घूम रही थी और उसे अब सिर दर्द होने लगा था। 814-1731 रविंदर ऑफिस। आखिर वो आदमी कौन है? क्या वो राजवीर को मुझसे दूर करने की सोच रहा है? और राजवीर उसे कैसे जानता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मैं तो उससे कभी मिली ही नहीं हूँ। ये सब बातें इशिका के दिमाग में घूम रही थी और उसे अब सिर दर्द होने लगा था। शाम के 6 बजे हेमांगी इशिका के केबिन में आती है और इशिका उसे कुछ फाइल्स देकर कहती है, रिया का क्या हाल है? उद्धरण चिन्ह। और हेमांगी कहती है, वो अभी मालदीव्स में है। हेमांगी की बात सुनकर इशिका बस एक टेढ़ी स्माइल दे देती है और हेमांगी कहती है, ये सही है, हम लोग कितना काम करते हैं फिर भी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर कर वो स्लट मालदीव्स में मजे कर रही है। हेमांगी ने इतना ही बोल था कि इशिका कहती है, वो एक स्लट है और हर स्लट ऐसे अयाशी वाली लाइफ ही जीती है। और हेमांगी बिना कुछ भी बोले ही ऐसे ही खड़ी रहती है। कुछ देर तक वो इशिका के साथ बिजनेस के बारे में बातें करती है। फिर हेमांगी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही इशिका किसी को कॉल करके कहती है, मुझे एक वीआईपी टूर पैकेज चाहिए थाईलैंड का। इशिका हेमांगी के लिए सबसे बेस्ट पैकेज लेती है। फिर हेमांगी को अपने ऑफिस में बुलाती है। कुछ टाइम बाद हेमांगी आती है और इशिका उसे देखकर कहती है, मेरे लिए एक टेम्पररी असिस्टेंट हायर करो। और हेमांगी उसकी ओर अचंभे में देखने लगती है। इशिका हेमांगी के मन को समझते हुए कहती है, अब तुम थाईलैंड जा रही हो तो मुझे एक टेम्पररी असिस्टेंट को चाहिए होगा ना? इशिका के इतना कहने पर भी हेमांगी नहीं समझती और इशिका उसे सब समझाती है। वही राजवीर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने वो ब्लैक हेट पहने एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि उस दिन इशिका के ऊपर हमला किसने करवाया था? और राजवीर कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं पता, लेकिन मैं जल्द ही उसके बारे में पता करवा लूंगा। फिर राजवीर और वो आदमी कुछ देर बातें करते हैं
कुछ देर बाद एक पुराने खंडहर से सामने राजवीर की कार आकर रुकती है। राजवीर कार से निकलता है और अंदर चला जाता है। अंदर वो आदमी चेयर से बंधा हुआ था। अगर उस दिन इशिका बेथेनी से नहीं मिली होती तो शायद आज जिंदा नहीं होती। किसी ने इशिका को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन किसने ये अभी तक पता नहीं चला था। फ्लैशबैक। इशिका मिस्टर गुप्ता से बात करके बाहर आए और सीधा पार्किंग एरिया में चली जाती है। पार्किंग एरिया में वो अपनी कार की ओर जा ही रही थी। उसके पीछे एक आदमी था जिसके हाथों में चाकू था और वो इशिका को चाकू मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। वो इशिका के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। कोई इशिका को ही बुला रही थी। वो बेथेनी थी जो इशिका के उस दिन इत्तेफाक से मिल गई थी। बेथेनी के साथ गार्ड्स को देखकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से एक गार्ड उसे देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पहले उसे लगा था कि वो बेथेनी पर हमला करने आया है, लेकिन वो इशिका पर हमला करने आया था। वो गार्ड तुरंत राजवीर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। राजवीर उसे उस पुराने खंडहर में लाने का ऑर्डर देता है। राजवीर ने अपने गार्ड से ही उससे सच उगलवाने को बोला था, लेकिन वो काफ़ी लॉयल इंसान था और उसने कुछ भी नहीं बताया, जिससे राजवीर को काफ़ी गुस्सा आया और वो खुद उस खंडहर आया, लेकिन वो आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। फ्लैशबैक एंड। राजवीर उस खंडहर के अंदर जाता है और वो आदमी चेयर से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर से जगह जगह से खून निकल रहा था, जो बयान कर रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। राजवीर उसके पास जाता है और एक गार्ड आकर राजवीर से पीछे एक कुर्सी रख देता है और राजवीर बैठ जाता है और वो उस आदमी से कहता है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे मेरे बिना कुछ कहे ही सब बताओगे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के बाद सब बताओगे। वो आदमी घबराते हुए राजवीर से कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे जानते हो? और राजवीर उसकी बात सुनकर एक डेविल स्माइल कर देता है। 814-1731 रविंद्र ऑफिस। और राजवीर बैठ जाता है और वो उस आदमी से कहता है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे मेरे बिना कुछ कहे ही सब बताओगे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के बाद सब बताओगे। वो आदमी घबराते हुए राजवीर से कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे जानते हो? और राजवीर उसकी बात सुनकर एक डेविल स्माइल कर देता है। वो आदमी डर के मारे राजवीर को सब कुछ बता देता है और राजवीर सब कुछ सुनकर गुस्से में उबलने लगता है और अपने ऑफिस चला जाता है। राजवीर अपने ऑफिस में बैठे हुए ही सब कुछ सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने लैपटॉप पर जाती है, जिसमें इशिका के केबिन का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। इशिका अपने केबिन में बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी कि तभी दिव्या जी वापस से बिना नोक किए अंदर आ जाती है। इशिका का मूड पता नहीं क्यों पर आज बहुत खराब था। ऊपर से दिव्या जी का बिना नोक किए अंदर आना। इशिका गुस्से में चिल्ला कर कहती है, आज के बाद कभी भी मेरे केबिन में बिना नोक किए अंदर मत आना। इशिका के चिल्लाने से 2 पल के लिए तो दिव्या जी डर जाती है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो इशिका को ब्लैकमेल कर सकती है और इशिका के पास जाकर कहती है, ज़्यादा उछल मत। और इशिका की आज वैसे भी हटी हुई थी और वो गुस्से में दिव्या जी से कहती है, जस्ट गेट लॉस्ट। मेरा गुस्सा आपके ऊपर निकले उससे पहले आप यहाँ से दफा हो जाओ। और दिव्या जी वहाँ से निकल जाती है। पता नहीं क्यों पर आज इशिका को काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। वही राजवीर जब ये देखता है तो वो इशिका के ऑफिस के लिए निकल जाता। इशिका के ऑफिस में डोर नॉक करके अंदर आता है और बिना कुछ बोले ही इशिका को अपनी बाहों में उठाता है और लाउंज की ओर चल देता है। वही इशिका राजवीर को बस देख रही थी, उसका पूरा सिर घूम रहा था। राजवीर अंदर जाकर इशिका को बेड पर लेटा देता है और खुद दूसरी ओर जाकर उसे गले लगा लेता है और इशिका अपनी आंखें बंद कर देती है। इशिका को काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, जिससे इशिका को आंखों में आंसू आ जाते हैं और राजवीर जैसे ही इशिका के आंसू महसूस करता है वैसे ही उसे कसकर गले लगा लेता है और इशिका को शांत करते हुए कहता है, सो जाओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इशिका की आंखों से आंसू नहीं रुकते। इशिका को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और राजवीर इशिका से कहता है, सो जाओ। इतना बोलकर वो इशिका के सिर को सहलाने लगता है, जिससे कुछ ही पलों बाद इशिका सो जाती है और राजवीर इशिका को देखने लगता है। वो इशिका के फेस पर आ रही उसकी बालों को लतों को उसके कान के पीछे करता है और इशिका के सिर को चूम लेता है। फिर वो भी उसे गले लगा कर वही सो जाता है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर सोते हुए काफ़ी प्यारे लग रहे थे। वही मिस्टर गुप्ता। जिस दिन इशिका पर हमला होते होते नहीं हुआ था, उस दिन इशिका जिस इंसान के साथ मीटिंग करके लगी थी वो इंसान इक्वल्स मिस्टर गुप्ता रिया के साथ मालदीव्स में थे। रिया बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई थी और मिस्टर गुप्ता ने उसे पीछे से पकड़ रखा था। दोनों में से किसी के भी जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और रिया मन ही मन इशिका को कोस रही थी। हालांकि मिस्टर गुप्ता बूढ़े नहीं थे लेकिन यंग भी नहीं थे। तभी मिस्टर गुप्ता पीछे से रिया के कंधों को चूमने लगते हैं
और रिया अपना कंधा ऊंचा करके पीछे कर देती है, जिससे मिस्टर गुप्ता के मुंह पर चोट लग जाती है और वो रिया की बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है, जिससे रिया के हाथों में दर्द होने लगता है। इशिका फिजिकली काफी स्ट्रांग थी, लेकिन रिया इशिका की तरह स्ट्रांग नहीं थी और वो मिस्टर गुप्ता को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन कर नहीं पाती। मिस्टर गुप्ता रिया को सीधा लेटाकर उसके ऊपर आ जाते हैं और रिया की गर्दन पर अपने होठों को रख लेते हैं और उसे वहां पर चूमने लगते हैं। रिया कसमसाने लगती है, लेकिन मिस्टर गुप्ता से दूर नहीं हो पाती, इसलिए वो गुस्से में मिस्टर गुप्ता के गालों पर एक तमाचा जड़ देती है। सटाक 8/4/1732 रविंद्र ऑफिस। और वो मिस्टर गुप्ता को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन कर नहीं पाती। मिस्टर गुप्ता रिया को सीधा लेटाकर उसके ऊपर आ जाते हैं और रिया की गर्दन पर अपने होठों को रख लेते हैं और उसे वहां पर चूमने लगते हैं। रिया कसमसाने लगती है, लेकिन मिस्टर गुप्ता से दूर नहीं हो पाती, इसलिए वो गुस्से में मिस्टर गुप्ता के गालों पर एक तमाचा जड़ देती है। सटाक मिस्टर गुप्ता को रिया की हरकत पर काफी गुस्सा आता है और वो भी उसके दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ लगा देते हैं और गुस्से में उससे कहते हैं, यू स्लग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। इतना बोलकर मिस्टर गुप्ता रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वही इशिका भी अब उठ चुकी थी और राजवीर की भी आंख खुल चुकी थी। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। इशिका अपना लैपटॉप और बाकी का सामान उठाती है और राजवीर के साथ ऑफिस से निकल जाती है। दोनों सत्य में डिनर करते हैं। डिनर के वक्त इशिका राजवीर से पूछती है, राजवीर तुम मेरी मॉम को कैसे जानते हो? और राजवीर इशिका की बात सुनकर 2 पल के लिए चुप हो जाता है, फिर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी मोम और मेरे डैड कॉलेज फ्रेंड थे, वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मेरे डैड तुम्हारी मोम को अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करते थे। वो इतना ही बोलता है और इशिका थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे राजवीर से पूछती है, राजवीर क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? और राजवीर बात को बदलते हुए कहता है, खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, इसीलिए चुपचाप खाओ। राजवीर की बात सुनकर इशिका भी समझ गई थी कि राजवीर बात को टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं कहती। दिन के बाद दोनों राजवीर के मेंशन आ गए थे। इशिका की नज़र जैसे 3rd फ्लोर पर जाती है और वहीं रुक सी जाती है। राजवीर इशिका को 3rd फ्लोर पर देखता हुआ पाकर कहता है, तुम वहां पर क्या देख रही हो? इशिका राजवीर को बात सुनकर कहती है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन राजवीर समझ जाता है कि वो उस मिस्टीरियस रूम के अंदर झांकने के लिए बेताब हो रही थी। वही इशिका रूम में चली जाती है और तभी राजवीर के फ़ोन में एक बीप की आवाज़ से साथ एक मैसेज आता है और राजवीर रूम में जाने की जगह बाहर चला जाता है। अपने मेंशन से कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज दिखाई देती है। कार को देखकर राजवीर भी अपनी कार रोक लेता है और कार से बाहर निकल जाता है और इस कार में से वो ब्लैक हेट वाला आदमी बाहर आता है। वो आदमी सीधा पॉइंट पर आते हुए राजवीर से कहता है, तुम्हें कुछ भी करके जल्द से जल्द इशिका से शादी करनी होगी। वो तो नहीं, पर उसका बेटा इंडिया में आ चुका है और वो लोग इशिका को जल्द ही ढूंढ लेंगे। वो लोग कुछ भी करे उससे पहले तुम्हें इशिका से शादी करनी होगी। राजवीर उस आदमी की बात सुनकर समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। राजवीर और वो आदमी दोनों अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं और दोनों अपनी अपनी गाड़ियों को अलग अलग दिशा में चलाने लगते हैं। 8/4/1733 रविंद्र ऑफिस। वो लोग कुछ भी करे उससे पहले तुम्हें इशिका से शादी करनी होगी। राजवीर उस आदमी की बात सुनकर समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। राजवीर और वो आदमी दोनों अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं और दोनों अपनी अपनी गाड़ियों को अलग अलग दिशा में चलाने लगते हैं। एयरपोर्ट पर एक ब्लू कलर की लिमिटेड एडिशन एसयूवी खड़ी हुई थी, जिसका ड्राइविंग सीट का डोर खुला हुआ था। उसके अंदर एक बेहद हैंडसम नौजवान बैठा हुआ था। उसने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। कार का डोर खुला हुआ था। उस आदमी का एक पैर कार के बाहर था और दूसरा कार के अंदर। इस वक्त काफ़ी अंधेरा था, इस वजह से उस आदमी का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग थी। उसके हाथों में सिगरेट थी और वो सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। तभी उसके पास एक गार्ड आता है और वो कहता है, सर उन्हें पता चल गया है कि आप इंडिया में आ गए हैं। जिसे सुनकर वो शख्स कहता है, गुड, तभी तो मज़ा आएगा जब मुकाबला आमने सामने होगा। फिर वो सिगरेट को उस गार्ड को दे देता है और कार का डोर बंद कर देता है और अपनी कार को लेकर वहां से चला जाता है। वही राजवीर भी वहां से निकलकर सीधा घर चला जाता है। घर जाकर देखता है कि इशिका अपने लैपटॉप में अपना काम कर रही है। आज दिन में सोने की वजह से इशिका को अपना काम रात में निपटाना पड़ेगा। इशिका अपना नाइट गाउन पहने हुए ही काम कर रही थी। राजवीर के रूम में न होने की वजह से उसने अपने नाइट गाउन का उपवेयर नहीं पहना था। स्पेगेटी स्लीव के नाइट गाउन में इशिका काफ़ी सेक्सी लग रही थी, जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। इशिका अनजाने में ही राजवीर को सेड्यूस कर रही थी।
वही राजवीर भी जाकर अपने शॉवर लेता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो इंडिया आ चुका है। ये बात लगातार उसके कानों में बज रही थी। राजवीर ने भी आज अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया था, जिस वजह से वो भी इशिका की साइड में बैठकर काम करने लगता है। वो इशिका से शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन इशिका अपने काम में काफ़ी बिजी थी, जिस वजह से राजवीर उसे डिस्टर्ब नहीं करता और अपना काम करने लगता है। रात के करीबन 3 बजे इशिका अपना लैपटॉप बंद करती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। राजवीर अभी भी अपना काम कर रहा था। सुबह के 4 बजे राजवीर भी अपना लैपटॉप बंद करके बेड की ओर जाता है। राजवीर इशिका को खुद के करीब करके उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राजवीर के परफ्यूम को इतनी करीब से स्मेल करके इशिका भी नींद में ही मुस्कुरा देती है और राजवीर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगता है। इशिका को देखते हुए राजवीर को भी नींद आ जाती है। इन दोनों को सुलाकर मुझे भी नींद आने लगी है, पर मुझे जागना पड़ेगा चैप्टर लिखने के लिए। अगली सुबह इशिका और राजवीर दोनों ही आज लेट तक सोते रहे, क्योंकि लास्ट नाइट दोनों ने काफ़ी कम किया था, इसीलिए थके हुए थे। जब इशिका की आंख खुलती है तो वो राजवीर को अपनी बगल में लेटा हुआ पाती है। कुछ देर राजवीर को निहारने के बाद इशिका उठकर वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि राजवीर उठ गया था और बेड पर लेट हुए ही फ़ोन चला रहा था। इशिका को बाथरूम से बाहर आता देखकर वो अंदर चला जाता है। राजवीर आज इशिका से शादी के बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए वो सबसे पहले फ्रेश होने चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन लॉक करना भूल जाता है। इशिका की नज़र जैसे ही राजवीर के फ़ोन पर पड़ती है कि तभी उसके फ़ोन किसी का मैसेज आता है। इशिका राजवीर का फ़ोन लॉक करने के लिए वहां पर जाती है कि तभी उसकी नज़र मैसेज पर जाती है। वही राजवीर इशिका के मैरिज की बात कैसे स्टार्ट करके वो सोच रहा था, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द इशिका को अपना बनाना था। 814-1734 रविंदर ऑफिस। इशिका की नज़र जैसे ही राजवीर के फ़ोन पर पड़ती है कि तभी उसके फ़ोन किसी का मैसेज आता है। इशिका राजवीर का फ़ोन लॉक करने के लिए वहां पर जाती है कि तभी उसकी नज़र मैसेज पर जाती है। वही राजवीर इशिका के मैरिज की बात कैसे स्टार्ट करके वो सोच रहा था, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द इशिका को अपना बनाना था। मैसेज पढ़कर इशिका की आंखों में गुस्सा उतर जाता है। वो मैसेज एक अननोन नंबर से आया हुआ था। क्या तुमने इशिका से शादी के बारे में बात की? उद्धरण चिन्ह। अगर नहीं की तो जल्द ही करो, वो इंडिया आ चुका है। कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो उससे पहले तुम्हारी शादी इशिका के होना जरूरी है। इशिका मैसेज पढ़कर कोई रिप्लाई नहीं देती और फ़ोन लॉक करके कमरे से बाहर चली जाती है। वही राजवीर भी कुछ देर बाद शॉवर लेकर बाहर आता है। इशिका को रूम में ना देखकर पहले वो क्लोसेट रूम में जाता है और रेडी होकर बाहर आता है। बाहर आकर वो सीधा नीचे चला जाता है। नीचे डाइनिंग एरिया में इशिका एक टेबल पर बैठी हुई थी। उसकी डिश में एग फ्राई था और साथ में ब्रेड बटर भी था। इशिका वो खाते हुए बीच बीच में ऑरेंज जूस के सिप ले रही थी। इशिका इस बार सब कुछ क्लैमली हैंडल करना चाहती थी, इसीलिए वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रही थी। इशिका को पता चल गया था कि राजवीर उससे शादी के बारे में बात करेगा, इसीलिए वो उस बात को पहले ही टालते हुए कहती है, राजवीर मैं कुछ दिनों के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना चाहती हूँ, अभी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। और राजवीर ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए सिर्फ हम में जवाब दे देता है। वही इशिका को भी राहत मिलती है। अगर राजवीर उसकी बात पर अग्री नहीं होता तो उसे उसके साथ आर्गुमेंट करनी पड़ती। ब्रेकफास्ट के बाद इशिका अपना लैपटॉप बैग लेकर और साथ में कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से चली जाती है। इशिका का कुछ डिसाइड नहीं होता था कि वो कहाँ कर रहेगी, इसीलिए वो राजवीर के घर पर भी अपना सारा सामान रखती थी। इशिका अपने अपार्टमेंट जाने की जगह पर सीधा ऑफिस चली जाती है। हेमांगी भी कुछ दिनों से थाईलैंड की ट्रिप पर गई हुई थी और ऊपर से इशिका ने अपने टेम्पररी असिस्टेंट को भी निकाल दिया था, क्योंकि उसे उसका काम अच्छा नहीं लगा था। सच में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो गया था। इशिका को असिस्टेंट की जॉब हेमांगी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। इशिका का आज पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस कॉल और इंटरनेशनल मीटिंग्स अटेंड करके वो अब पूरी तरह थक चुकी थी, इसीलिए वो रात के 8 बजते ही अपने घर के लिए निकल जाती है। इशिका अपनी रेड फरारी को एक कन्वीनियंस स्टोर के आगे रुकती है और अंदर जाकर काफ़ी सारे कप रामेयन, रामेयन मीन्स मैगी, कोरिया में मैगी को रामेयन कहते हैं, खरीदती है और फिर अपने अपार्टमेंट की और अपनी कार मोड़ देती है। कन्वीनियंस स्टोर इशिका के घर के काफ़ी करीब था, इसीलिए वो लगभग 2 मिनट में अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई थी। आज उसका फ्लो काफ़ी अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। पर इशिका उसे इग्नोर करके वहां से अंदर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अंदर आकर वो सबसे पहले जाकर शॉवर लेती है और एक ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहनती है। शॉवर लेने के बाद वो सारे कप रामेयन को अपने किचन की कपबोर्ड में सेट करती है।
फिर एक कप को उठाती है, उसका वेपर निकल कर वो उसमें सारे मसाले के पाउच खोलकर डालती है, फिर उसमें गर्म पानी डालकर उसे कवर कर लेती है। कप के साथ एक पैर चॉपस्टिक लेकर वो लिविंग रूम में चली जाती है। रामेयन को रेडी होने में अभी भी 5 मिनट लगने वाले थे।